हेलो एंड वेलकम टू यूपीपीएससी पीडब्ल्यू चैनल। आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का बजट। 2026-27 का बजट पेश करा गया 11 फरवरी 2026 को। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि कोई भी लोक लुभावन नीति जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लेकर आई गई है। देखिए, ऐसी बहुत कम सरकारें जो हैं वो आपको नजर आएंगी जो पता है कि अगले साल चुनाव है 2028 में उत्तर प्रदेश में, और कोई लोक लुभावन नीति हमें नजर नहीं आ रही है कि बहुत ज्यादा पैसा जो है या फिर रेवड़ियां जो है वो बांटी जा रही हैं। तो ऐसी सरकार की भी हमें दाद देनी चाहिए जो बिना किसी लोक लुभावन नीति के अलावा बजाय भी यहां पर आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश और योगी सरकार का 10वां बजट है। लेकिन इस थीम है यहां पर नव निर्माण, यानी कि 9 वर्ष से ये निर्माण कर रहे हैं देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर। और निर्माण हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली बात ही खाली पन्नों पे हमें नजर आ रही है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बात करूं इसके निर्माण के बारे में, तो आपको ये नजर आएगा कि यूपी की जीडीपी जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली थी, सरकार संभाली थी, तो करीबन 8.5 लाख करोड़ की थी। 8.5 लाख करोड़, केवल 8.5 लाख करोड़ की है। और आज की तारीख में यूपी की जीडीपी करीबन 30.5 लाख करोड़ की है। तो करीबन आपको नजर आएगा 4.5 गुना ज्यादा हमारी यूपी की जीडीपी बढ़ चुकी है। और अक्सर ये बोला जाता है कि भाई जीडीपी के आंकड़े तो चलो भारत के भी अच्छे हैं, भारत की भी $4 ट्रिलियन जीडीपी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आए तो भारत की करीबन $2500 ही है। लेकिन आपको यहां पर नजर आएगा कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय खाली 50,000 थी, आज वो 1,10,000 से ऊपर हो चुकी है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय पिछले 8 सालों में दुगना हो चुकी है। तो ये भी एक दाद देने वाली बात है। हालांकि इतनी बड़ी नहीं है। अगर मैं आंकड़ों के संदर्भ में बात करूं तो 1.25 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है आंकड़ा, लेकिन दुगना होना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए ना कि पिछली सरकारों में तो फिर 50,000 रुपए ही थी, अब तो कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर आंकड़ा आ चुका है हमारी तरफ। तो ये भी एक यहां पर समझने वाली बात है। चलिए थोड़ा बहुत अब हम यहां पर बजट के कुछ आंकड़ों को पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुधवार को यहां पर रिकॉर्ड बजट पेश करा 9,12,000 करोड़ से और कुछ हजार में भी। 9,12,000 मतलब ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आज तक जो है वो आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बजट कभी भी पेश नहीं करा गया। 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश करा गया है। आई होप मेरी पॉइंट जो है वो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछली बजट के मुकाबले आप देखेंगे तो 12.9% की भी वृद्धि है। यानी कि हर साल हमें बजट में जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है कि कितना पैसा सरकार जो है वो यहां पर खर्च कर रही है। अब सरकार ने, अब ये पहली ऐसी सरकार बनी है जो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मान के चलिए केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। मैं आप सब लोगों को एक बार ये बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय समझ नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि सरकार कितना पैसा सड़क निर्माण, बंदरगाह या हाईवे या एक्सप्रेसवे या इन सारी चीजों पे कर रही है, जिससे सरकार को ओवरऑल मान के चलिए कि इसका जो फायदा है, लाभ है, वो दीर्घकालिक समय में नजर आने वाला है। ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया मायावती पार्टी के दौरान जो है, उस जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया गया था। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया गया था। तो अगर हम देखते हैं कि इसका फायदा हमें आज भी हो रहा है, चाहे ये काम 10-15 साल पहले शुरुआत हुई थी। वैसे ही अगर आप ज्यादा पैसा पूंजीगत व्यय में करते हैं तो उसका जो लाभ है जनता को, वो अगले 20-25-30 सालों तक भी हमें देखने को मिलता है। तो खाली यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना पर काम नहीं करा जा रहा, यहां पर रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करा जा रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं को भी अच्छा करने की बात करी गई है। बात रही कि यूपी का एक और बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पूरे भारत के अंदर ऐसा कौन सा पहला राज्य बनेगा जो
यहाँ पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर आएगा। अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब ये मान के चलिए कि यूपी की जीडीपी करीबन 92 लाख करोड़ की अगर होगी, यानी कि अभी जितनी है उसकी 3 गुना होगी, तभी जाकर जो है वो यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। बहुत सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना ये है कि अगर आपको ये 2029 तक, ये क्योंकि लक्ष्य यही है कि 2029-30 तक हमें $1 ट्रिलियन जो है वो करना है, पर विशेषज्ञों के हिसाब से ये बोला जाता है कि इस लक्ष्य को पाना जो है वो कहीं ना कहीं पर असंभव है। कारण, अगर आपको $1 ट्रिलियन जीडीपी यूपी के लेकर जानी है, तो आपकी जो सालाना या वार्षिक जो वृद्धि होनी चाहिए वो 24% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 24.3% की वृद्धि दर्ज करता है यूपी सालाना, तब जाकर हम $1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल चीज है, इतना आसान काम नहीं है, बट ठीक है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हम वैसे तो नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी 2024 में तैयार होना था, 26 आ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस चीज में। अब अभी भी इस बार सरकार ने 750 करोड़ रुपए जेवर को दिए हैं कि इसमें हवाई पट्टियों का विस्तार करा जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बजट नंबर 10 है योगी आदित्यनाथ सरकार का, और इस बजट की थीम क्या है? नव निर्माण के 9 वर्ष, यानी कि न्यू डेवलपमेंट के यहां पर 9 साल पूरे हो गए हैं, और इसको बोला गया है कि ये आज तक का सबसे बड़ा बजट लेकर आया गया है, 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा करा जा रहा है, 1,78,000 करोड़ रुपए। अब आपको नजर आएगा इससे पहले वाले में सरकार ने अनुमान लगाया था कि हम 1,65 खर्चा करेंगे, 2024-25 में 1,54 था, 2023-24 में 1,00,000। तो पूरी किसी भी राज्य सरकार ने आज तक 1,25,00,000 करोड़ रुपए केपेक्स में या अवसंरचना में आज तक नहीं खर्च करा है। ये यूपी की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है जो 1,25,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अवसंरचना पे। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं, यूपी का बजट जो है वो $400 बिलियन के आसपास निकल कर आ रहा है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान और नेपाल जैसे देशों का भी जो पूरा बजट होता है वो भी यूपी के बजट से छोटा है। मतलब पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उतनी ही जीडीपी यूपी की आसपास चल रही है, यही मानकर चलिएगा। इससे ज्यादा जीडीपी नहीं है किसकी, पाकिस्तान की, जितनी यूपी की चल रही है उसके लगभग आसपास ही चल रही है। पाकिस्तान कितना बड़ा देश है, सोचिए इस बात का। फिर यहां पर मेजर चंक जो है वो 1.78 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि हमारे बजट का करीबन 20% आप देखेंगे कहां जा रहा है, ये जा रहा है यहां पर केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो ये हमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो समझना है। फिर फिस्कल पोजीशन, यानी कि वित्तीय जो स्थिति है और जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, एक बार उसको हम समझ लेते हैं। यहां पर इन्होंने, आप सब लोगों ने वित्तीय आयोग के बारे में पढ़ा होगा, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, उसी की रिकमेंडेशंस भी अभी आई हैं। अब वित्तीय आयोग की क्या रिकमेंडेशन आई है? वित्तीय आयोग की ये रिकमेंडेशन आई है कि जितने भी राज्य हैं उनकी जीडीपी को देखा जाए, और जो उस राज्य के ऊपर फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी कि जो यहां पर राज्य जो है वो जितना भी ऋण लेगा, लोन लेगा, वो उसकी जीडीपी से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि यूपी की जीडीपी ₹100 है, तो ₹100 का 3% हुआ ₹3। तो यूपी की सरकार एक साल में ₹3 से ज्यादा का लोन ना ले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन लगा दी कि आप ले ही नहीं सकते। ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार से यहां पर लोन लेने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, आर्टिकल 293। लेकिन एक बात को यहां पर ध्यान रखिएगा जो मैं यहां पर आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, और वो यहां पर ये है कि 3% से कम कम हमें जो है वो फिस्कल डेफिसिट एक स्टेट का रखना होता है। ये चीज बोली गई है, रेकमेंड करी गई है। बात को यह ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार का इस समय पर भी राजकोषीय घाटा 4.4% है, लेकिन यूपी का आपको कम नजर आएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है?
सबसे ज्यादा पैसा यहां पर अगेन कहां खर्च हो रहा है, राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या है, जैसे सैलरी है, यूपी सरकार में जो लोग पहले काम करते थे उनकी पेंशन है, या जो भी सरकार सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर को लेकर, किसानों को लेकर, या जो भी कल्याणकारी योजनाओं में पैसा खर्च हो रहा है, वो सब राजस्व व्यय में आता है। तो इट इज कंप्राइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि जो प्रशासनिक खर्च हो रहा है। और इसमें जो भी सरकार ने पिछले सालों में यहां पर ऋण ले रखा है, उसका ब्याज भी राजस्व व्यय से ही जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि करीबन 5,83,000 करोड़ रुपए है 2026-27 का। और यहां पर ये हमारी जीडीपी का, या जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसके 3% के अंदर ही है। तो ये रेकमेंडेशन किसकी है, 16वें वित्तीय आयोग की, जिसकी जो रेकमेंडेशन होगी वो 2030-31 तक इफेक्टिव रहने वाली है। राज्य की जो राज्य की जीएसडीपी है, यानी कि यूपी की कितनी है जीएसडीपी, करीबन 30 लाख करोड़ के आसपास। राज्य के पास करीबन इसका 24% कर्जा है। मतलब अगर मैं ये मानता हूं, जो डेट टू जीएसडीपी रेशो है ना। अब जैसे जैसे आप राजकोषीय घाटा होता रहेगा आपका, जैसे इस साल भी राजकोषीय घाटा जो है वो आपको नजर आएगा कि 3% है जीडीपी का, यानी कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि करीबन 90,000 करोड़ का है ना। तो 90,000 करोड़ रुपए सरकार जो है वो इस बार यूपी सरकार लोन लेगी। ऐसे जब सरकार बार बार हर साल लोन लेती है, ऐसे कर करके ये इकट्ठा हो जाता है, ये एक राज्य सरकार के ऊपर ऋण बन जाता है। तो पिछले कुछ सालों में ऐसे इकट्ठा हो के आपको नजर आएगा यूपी सरकार के पास इस समय पर 7 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन यूपी की जीडीपी 30 लाख करोड़ है, तो इतना ज्यादा कर्जा नहीं है, 24%, 23% के आसपास ही आ चुका है ना, बाय एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। तो इसका मतलब यहां पर हम राजकोषीय, यहां पर समेकन की भी बात करें, फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। राजकोषीय समेकन का मतलब सरकार जो भी पैसा खर्च रही है वो तार्किक तौर पर खर्च रही है। यहां पर बेवकूफी से पैसा नहीं खर्चा करा जा रहा है कि ऐसा लैपटॉप फेंक दिए, ठीक है, साइकिलें बांट दी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्टेट की जो जीडीपी है वो है 30,25,00,000 करोड़, 13.4% का ग्रोथ रेट हम दर्ज कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें 24 वृद्धि की चाहिए होगी। पर कैपिटा इनकम पहले 54,000 थी, आज वो 1,10,000 के आसपास है। यानी कि यूपी में हर एक व्यक्ति पहले 5,000 रुपए प्रति महीना कमाता था, 4,500 रुपए प्रति महीना कमाता था, अभी वो करीबन 5,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना जो है वो कमा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1,20,000 इन 2025, मतलब ये तो हो ही चुका है ना। साढ़े मतलब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से सरकार जो है वो निकाल के लाई है। यानी कि कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम, वो बहुत अच्छी तरीके से सरकार के द्वारा करा जा रहा है। और अगर मैं भारत में, सॉरी नॉट भारत में, मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो भी बहुत कम है, 2.24%, बल्कि हरियाणा में 7% के आसपास नजर आएगा, भारत में आपको 4.25% के आसपास नजर आएगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में 2.24% के आसपास ही यहां पर आपको बेरोजगारी दर नजर आ रहा है, बेरोजगारी दर। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि अवसंरचना विकास के बारे में बात करूं, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए डाले हैं पूर्वोत्तर कॉरिडोर पे, जो कि एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएगा। किससे बनाया जाएगा, गोरखपुर से सहारनपुर लेकर, मतलब एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहे हो। सहारनपुर जो है वो आपका यहां पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन्हीं क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और जो गोरखपुर है वो गोरखपुर आपका यहां पर आएगा, लखनऊ से हम आगे जाएंगे, उसके बाद आपका गोरखपुर आ जाएगा, तो ये भी पूर्वी उत्तर की तरफ आ जाता है। तो पश्चिम और यहां पर आप पूरब को जोड़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, यूपी में जितना ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा यहां पर आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। साथ ही में ही यहां पर यह बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई पट्टियों को बढ़ा रहे हैं। पहले 2 थी उसमें, अभी हम उसमें 5 कर देंगे, जिससे कि उसमें अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट भी चल सकें। वैसे अभी तक जेवर एयरपोर्ट का संचालन नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहां पर संभावना है कि इस साल के अंत तक हो सकता है। सरकार जो है वो गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भी रीजनल इंटीग्रेशन यानी कि क्षेत्रीय एकीकरण करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पिछड़े इलाकों का जो है वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो। शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार क्या कर रही है, स्वामी विवेकानंद
यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत युवाओं का यहां पर कौशल को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बांटे जाएंगे 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन, जिससे कि हम यहां पर मानव विकास को विकसित कर सकें। देखिए, हम सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब अगर युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि मुझे उस युवा जनता को विकसित करना है, उसको उसके कौशल को बाहर निकालना है। तो सरकार स्मार्टफोन और मोबाइल टैबलेट्स को देकर यह काम करेगी। वैसे ही एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जहां पर सरकार ऋण मुक्त जो है वो ब्याज मुक्त जो है वो ऋण देगी 5 लाख रुपए तक का। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए सरकार 5 लाख रुपीस तक का लोन देगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री देगी। और बजट जो है वो 3 नई यूनिवर्सिटीज भी बात कर रही है। और यूपी सरकार का सपना है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर वो 16 नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर आना चाहती है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य क्षमता है उसको हम विकसित कर सकें। फिर उसके बाद यहां पर बात करी जा रही है कि कृषि और यहां पर किसान के कल्याण के लिए सरकार अपनी जीडीपी का 9 से 12% खर्च कर रही है। शुगर केन प्राइसेस जो हैं वो 30 रुपए प्रति क्विंटल। अब आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन का जो गन्ने का दाम होता है उस पर सरकार सुनाती है एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है यहां पर फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। समझ रहे हो? ये फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस जो है वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही लेकर आया जाता है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को जो यहां पर अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं इसके प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एफआरपी के अलावा एक एसएपी यानी कि एक स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस भी होता है। यानी कि अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि एफआरपी ज्यादा नहीं है तो फिर वो आगे एसएपी कर देते हैं। एसएपी का मतलब ये हुआ कि राज्य जो है वो यहां पर मूल्य निर्धारित करेगा। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि जब हम गन्ने की खरीदारी और यहां पर बेचने की बात करते हैं तो सरकार पैसा नहीं देती है, शुगर मिल इसका पैसा देती है। तो सरकार जो भी यहां पर ये निर्णय लेती है तो शुगर मिल वालों के साथ कभी कभार कंसेंसस या इनसे बातचीत कर ही जो है वो लोन ये पैसा जो है वो दिया जाता है। मतलब ये निर्णय जो है वो लिया जाता है। और इस जो भी निर्णय है इसकी वजह से 3,000 करोड़ रुपए जो किसान की इनकम है वो बढ़ जाएगी। फिर वुमेन वेलफेयर यानी कि यहां पर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना जो है वो लेकर आया गया। अब कन्या सुमंगला योजना की वजह से अभी तक 26 लाख लड़कियों को फायदा मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो आपको क्या दे रहे हो, आप उन्हीं लड़कियों की शादियों के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए दे रहे हो। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, तो सरकार सीसीटीवी कवरेज को बढ़ा रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड बढ़ा रही है कि रोमियो ने घूमते हुए नजर आए, आशिक जो घूम रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आशिक पागल दीवाना कर देते हैं। सरकार ने 400 करोड़ रुपए यहां पर स्कूटर स्कीम के लिए करे हैं, जिससे कि लड़कियां जो हैं वो स्कूटर से स्कूल जा सके, बसों में वगैरह में ना जाना पड़े, जिससे कि ओवरऑल उनकी गतिशीलता बेहतर होगी और वर्कफोर्स यानी कि जो श्रम भागी दर है उसको भी बढ़ाया जा सकेगा। स्पेशल स्किल डेवलपमेंट सेंटर यानी कि विकास प्रशिक्षण केंद्र को लेकर आया जा रहा है, जिससे कि हम महिला सशक्तिकरण को यहां पर बेहतर कर सकें। फिर सरकार माइनॉरिटीज और परिवारों के लिए भी सरकार ने 150 करोड़ रुपए आवंटन करा है इनके लिए, कि जो गरीब परिवारों में लड़कियां हैं उनकी शादी करवा सके और उनके कहीं ना कहीं पे भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास को भी लेकर आया जाए। फिर औद्योगिक ग्रोथ और प्रौद्योगिकी प्रगति, यहां पर यह बात करी जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सैमसंग की एक फैक्ट्री है। वो जो सैमसंग की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है वो वर्ल्ड में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगा कि 65% ऑफ इंडियाज मोबाइल फोन बन रहे हैं और 55% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए तो सरकार क्या बोल रही है कि हम एक उत्तर प्रदेश रोजगार योजना लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम एक साल में युवा को 10 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो बाहर हो।
इन द एनर्जी सेक्टर यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में अब सौर ऊर्जा सोलर पावर कैपेसिटी जो है वो 2815 मेगावाट लेकर आई जाती है, while thermal power capacity has been increased by over 55% since 2016। थर्मल मतलब जो कोल पावर प्लांट है वो 55% उसके अंदर वृद्धि नजर आई है। वैसे अगर मैं पर्यावरणीय संदर्भ में बात करूं तो वो सही नहीं है, लेकिन भाई क्षमता क्षमता होगी तभी तो कुछ होगा। आप सभी लोगों को पता है, मैं खुद मुजफ्फरनगर से संबंध रखता हूं। मुजफ्फरनगर में सन 2007-8 में 14 घंटे लाइट का कट हुआ करता था। आज मुजफ्फरनगर जैसे जिले में आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे की लाइट जाती है, वो भी पक्का नहीं है कि जाए ना जाए, मतलब कट तय होता है। तो मुजफ्फरनगर में जब 2007-8 में रहा करते थे, वहां पर हमने नानी के यहाँ पर जाया भी करते थे, तो 14 घंटे लाइट नहीं आती थी। मतलब हमें पता था कि टीवी हमें देख ही नहीं पाना है कभी भी, और इन्वर्टर इस समय पे उतना ज्यादा लोड नहीं उठा पाते थे कि भाई 14 घंटे आपका इन्वर्टर चल रहा है। तो अब थर्मल पावर मतलब कोल के थ्रू बिजली जो बनाई जा रही है कोयले के माध्यम से कम ये तो है कि बिजली आ रही है ना, सपोर्टिंग द स्टेट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड एंड ट्रांजिशन गोल। एमएसएमई के बारे में बात करी जा रही है। अब सरकार जो है वो लघु कुटीर और सूक्ष्म उद्योगों का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रहा है। कैसे कर रहा है? सरकार यहां पर नया लॉन्च करा उसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल, यानी कि रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र को उन्होंने बोला कि हम इस छोटे और सूक्ष्म व्यापार को यहां पर वृद्धि दिलाने के लिए इसको लेकर आ रही है। फिर सरकार लेकर आई वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन। पहले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन में जैसे गोरखपुर की खजनी है, उसको हम प्रोडक्शन हब बनाना चाहते हैं अंडर दिस इनिशिएटिव, जिसके लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा डाला गया है। फिर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, इसमें सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें हम यहां पर आवास जो है वो यहां पर विस्तार करेंगे, सरकार के द्वारा ही यहां पर घर बनाए जाएंगे। किसके लिए? मध्यम और यहां पर निम्न आय वाले वर्ग लोगों के लिए। फिर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आपको नजर आएगा कि 22 साल के बाद लखनऊ और आगरा में ये योजनाएं सुनाई गई हैं, और उसके बाद मेरठ जो है वो फर्स्ट हाउसिंग स्कीम देखेगा 35 साल के अंदर। और बुलंदशहर में तो आज तक कोई आवासीय योजना को लेकर ही नहीं आया है, तो बुलंदशहर में भी बुलंदशहर में तो पहली बार कोई आवासीय योजना को लेकर आया जाएगा। एग्रीकल्चर एंड डेयरी डेवलपमेंट, तो मथुरा में 100 करोड़ का एक डेयरी 23 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं एक डेयरी प्लांट के लिए, और 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं एक स्टेट लेवल फिश की होलसेल मार्केट के लिए। मतलब हमारे देश में तो बहुत सारी फिश की मार्केट है, लेकिन यूपी में कोई फिश मार्केट एस्टैब्लिश नहीं करी जा रही है। तो अब यूपी में फिशरीज हम, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तभी तो, मतलब तभी हम वृद्धि कैसे पाएंगे, तो फिशरीज को लेकर आया गया। फिर फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आपको पता है खाद्यान्न को संग्रहण करने की सबसे बड़ी समस्या नजर आती है, क्योंकि हमें पता है कि एक टमाटर है, प्याज है, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उसके लिए हमें संग्रहण की जरूरत है, हमें एक व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। तो सरकार 25 करोड़ रुपए उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है नए वेयर हाउसेस की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम के अंदर। वैसे ही सरकार ने 580 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं लड़कियों के लिए स्कूल बनाने के लिए, जैसे कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, सरकार ने उसमें 580 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर डाले हैं। फिर मातृ स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कैशलेस डिलीवरी सर्विस, यानी कि आपको कोई पैसा लेकर नहीं जाना है जब आपको अस्पताल में कोई माता जो है वो किसी शिशु को अगर जन्म देती है। ऐसे ही नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के लिए सरकार ने 2 मेडिकल टीम्स को डिप्लॉय करा है हर ब्लॉक के अंदर, जिससे कि वो आंगनवाड़ी सेंटर और विद्यालयों में चेकअप कर सकें। फिर आयुष्मान भारत कवरेज में सरकार ने 2000 करोड़ रुपए डाले हैं। अब आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना के भारत स्कीम के ये कवरेज के अंदर एक जन आरोग्य योजना है, जिसमें कि जो लोग एक क्या बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो हमारा यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है, उसमें से ही लोगों के नाम को लिया गया और उन्हीं लोगों को बीमा दिया जा रहा है। एक तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को ही सरकार जो है वो 5 लाख रुपए तक का बीमा दे रही है जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। फिर मेंटल हेल्थ सर्विसेज में भी सरकार जो है वो काफी काम कर रही है, और मेडिकल एजुकेशन में भी हमने बताया कि
1000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने इस चीज में आवंटित करा, जिससे कि हम 14 नए मेडिकल कॉलेज को लेकर आ सके। अब ये पीपीपी मॉडल के अंदर लेकर आएंगे। ऐसे ही सरकार ने आयुष सेक्टर में भी करीबन 2868 करोड़ रुपए मतलब प्रावधान डाला है कि भाई इतने आवंटित करे जाएंगे, जिससे कि हम 3900 आयुर्वेद, उनानी, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स को बना सकें। यही जो है वो सरकार की तरफ से आपको नजर आएगा कि यूपी की तरफ से ये सारी नई स्कीम्स और ये पैसा जो है वो लेकर आया जा रहा है। फिर स्पिरिचुअल टूरिज्म, अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि आध्यात्मिक आप यहाँ पर पर्यटन को ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हो, तो सरकार ने बोला जैसे कि मथुरा ब्रज रीजन हो गया, बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, विंध्यावासिनी धाम हो गया, इन सब लोग इनमें भी कहीं ना कहीं पर ब्यूटिफिकेशन करा जाएगा, साफ सफाई रखी जाएगी। युवा रोजगार और सशक्तिकरण के लिए भी आप 50 लाख टैबलेट दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स, मतलब काफी चीजें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज से संदर्भ में, कि जब भी सवाल जो पूछा जाएगा वो आपसे आंकड़ों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हमारा जो होगा वो होगा दिसंबर में। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से मतलब आंकड़े वगैरह अगली क्लासेस में या रिवीजन क्लासेस में याद करवा दूंगा, क्योंकि सवाल जो है वो यही पूछा जाता है कि किस यहाँ पर मंत्रालय को कितना आंकड़ा, कितना जो है वो आवंटित करे गए, क्या योजना लेकर आई गई, इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी हमें थोड़ा बहुत जो है वो उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना चाहिए, मतलब मोटा मोटा, मतलब हमें फिगर्स पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय दुगना हो गई है। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो 30 लाख करोड़ के ऊपर चल रही है। उनका जो $1 ट्रिलियन का टारगेट है वो 2030 तक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो उसके ऊपर पूरा सरकार के ऊपर कर्ज है वो करीबन 23.1% है। सरकार जो है वो अपनी जीडीपी का एक साल में 3% ही कर्ज ले रही है, 3% से कम है, क्योंकि वो वित्तीय आयोग के ही दिशा निर्देश आए हुए हैं। ये कुछ चीजें आप समझ जाइए पहले, तभी मतलब आपको आगे पढ़ने में चीजें मजा आएगा। अगर आपको पहले ही नहीं पता है कुछ चीज कि यार ये 3% की लिमिट कहां से आई, तो ये एफआरबीएम एक्ट से आती है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो ये एफआरबीएम एक्ट लेकर आया गया था 2003 के अंदर। उसी के अंदर बहुत सारे संशोधन करे गए और यहां पर इन्होंने ये बोला कि एक राज्य जो है वो अपनी जीडीपी का 3% से ज्यादा एक साल में कर्ज ना ले, तो उतना ज्यादा उनकी जो वित्तीय स्वास्थ्य है राज्य का वो अच्छा रहेगा। लेकिन पंजाब को आपको नजर आएगा, पंजाब का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेकार है, 200% के आसपास उनकी जीडीपी का उनके ऊपर लोन है। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं तुलना करूं तो वो बाकी राज्यों से काफी ज्यादा स्वस्थ है वित्तीय तौर पर, और रोजगार और बाकी सारी चीजों में भी वो वृद्धि अच्छी पा रहा है। तो बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। आप लोगों की कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।